नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन पर भाजपा नेता ने अपनी ही पार्टी पर दागे सवाल, कहा निकाल ले हल वरना 2022 में होगा भारी नुकसान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि विवादित कृषि कानूनों को लेकर देश भर में भाजपा सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे किसान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि साध्वी प्राची के मस्जिद में हवन के ऐलान से मचा हड़कंप, गाँव में पुलिस फोर्स तैनात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन पर बीजेपी नेता ने अपनी ही पार्टी पर दागे सवाल, कहा निकाल ले हल वरना 2022 में होगा भारी नुकसान। जी हां दोस्तों, पिछले साल केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच अब किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के नेता ने ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पंजाब भाजपा के सीनियर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अब समय आ गया है कि पार्टी इसका हल निकाल ले, वरना 2022 में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मीडिया से बात करते हुए जोशी ने कहा कि अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर भाजपा ने अभी भी इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो पार्टी को 2022 के चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब भाजपा 15 दिनों के भीतर किसानों को लेकर अपने रुख को स्पष्ट करे। बताते चले कि हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से अनिल जोशी के मॉल का घेराव किया गया था। गौरतलब है कि किसानों ने शनिवार को पंजाब और हरियाणा में भाजपा नेताओं के आवास के पास और अन्य स्थानों पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई थी। पिछले साल कृषि कानूनों से जुड़े अध्यादेश लागू होने के दिन को किसान संपूर्ण क्रांति दिवस के तौर पर मनाया था। काला झंडा थामे किसानों ने इन कानूनों को वापस नहीं लिए जाने को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि इन कानूनों से कृषक समुदाय बर्बाद हो जाएगा। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शन स्थलों के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी और बैरिकेड लगाए गए थे। विभिन्न किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अमृतसर, जालंधर, मोहाली, अबोहर, होशियारपुर, बरनाला, नवाशहर, पटियाला, चंडीगढ़, सिरसा, जिंद, करनाल, पानीपत और अंबाला में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। बताते चले कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। पिछले कई महीनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता के बाद भी दोनों पक्ष के बीच कोई फैसला नहीं हो पाया, जिसके बाद से सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक जारी है। दोनों ही पक्षों के बीच अंतिम बार वार्ता 22 जनवरी को हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विवादित कृषि कानूनों को लेकर देश भर में भाजपा सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे किसान। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के एक पदाधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि विवादास्पद कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान शनिवार को देश भर में भाजपा सांसदों के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे। अधिकारी ने बताया कि केंद्र द्वारा अध्यादेशों के रूप में इन कानूनों को लागू करने के 1 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों के आवास के बाहर प्रदर्शन किए जाएंगे। बीकेयू की मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा, प्रदर्शनकारी केंद्र के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पर देश भर में भाजपा सांसदों और विधायकों के आवास के बाहर कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। उन्होंने कहा, जिन जिलों में भाजपा का कोई सांसद या विधायक नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली की सीमाओं पर नवंबर 2022 से डेरा डाले हुए किसान संघों और यूनियनों के नेताओं की हाल ही की बैठक में 5 जून को प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया। उधर देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 1,32,364 नए मामले सामने आने के बाद इस बीमारी के कुल मामले बढ़कर 2,85,74,350 हो गए हैं, जबकि संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 93% से ऊपर हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह 8 बजे तक के डेटा के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,713 मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या 3,04,702 हो गई है, जबकि इलाज करा रहे लोगों की संख्या लगातार चौथे दिन 20 लाख से कम दर्ज की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। साध्वी प्राची के मस्जिद में हवन के ऐलान से मचा हड़कंप, गांव में पुलिस फोर्स तैनात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में हिंदू परिवारों के पलायन की खबर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद की नेत्री साध्वी प्राची ने गाँव की मस्जिद में हवन करने का ऐलान करके प्रशासन और दूसरे समुदाय की टेंशन बढ़ा दी है। यही नहीं, वीएचपी नेत्री के ऐलान के बाद गाँव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। बता दें कि विश्व हिंदू नेत्री साध्वी प्राची ने दूसरे समुदाय द्वारा दलितों की बारात पर हमला करने के बाद मस्जिद में हवन का ऐलान किया था। हालांकि वह रविवार को टप्पल थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव नहीं पहुंची। वैसे इस दौरान भगवा दलों से जुड़े कई कार्यकर्ता गांव के पास पहुंचे और अंदर जाने को लेकर पुलिस से बहस भी हुई, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उन्हें वापस लौटना पड़ा। वैसे प्राची का दौरा अभी तक टला नहीं है और इस वजह से टेंशन बरकरार है। बता दें कि टप्पल थाना क्षेत्र के नूरपुर गाँव में बीते 26 मई को बहुसंख्यक समाज के एक युवक की बारात गाजे बाजे के साथ एक मस्जिद के सामने से गुजर रही थी। इसको लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने मस्जिद के
आगे गाना बजाने पर आपत्ति जाहिर की थी। इसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने बारात पर पथराव किया और लाठी से हमला किया। इस घटना में बारात में शामिल कई लोगों को चोटें आईं। चोटें आने के साथ गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। वहीं इस घटना के बाद हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है होने के पर्चे चिपका दिए थे। वीडियो वायरल होने के बाद अलीगढ़ से बीजेपी के सांसद सतीश गौतम और विधायक अनूप प्रधान ने गांव का दौरा किया और पीड़ित पक्ष को भरोसा दिया कि किसी को भी अपनी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सतीश गौतम ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में किसी भी व्यक्ति के पलायन का कोई सवाल नहीं उठता। इस मामले में दोषी लोगों को ऐसी सजा दी जाएगी जो मिसाल बनेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन पर आप वर्सेस कांग्रेस, मनीष सिसोदिया के काफिले में घुसकर नारेबाजी। जी हां दोस्तों, दिल्ली कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ विलेज में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के काफिले में घुसकर उनके सामने ही नारेबाजी करते हुए विरोध किया है। जानकारी के मुताबिक कॉमनवेल्थ विलेज में मैक्स की तरफ से लगाए गए ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन मनीष सिसोदिया को लेकर गरीबों को फ्री वैक्सीन देने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। जिस वक्त मनीष सिसोदिया मौजूद थे तभी कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि सरकार फ्री वैक्सीन देने की बात कर रही थी, लेकिन डिप्टी सीएम निजी अस्पतालों के उद्घाटन कर रहे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया के काफिले के बीच में ही घुसकर उनके खिलाफ नारेबाजी करने वालों में एक शख्स को पकड़ा गया है। इस आरोपी से पूछताछ चल रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में लागू की गई है। वहीं कुछ देर पहले खबर सामने आई थी कि दिल्ली सरकार की डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना को केंद्र सरकार की ओर से खारिज करने के बाद आम आदमी पार्टी केंद्र और भाजपा दोनों पर पूरी तरीके से हमलावर है। दूसरी ओर भाजपा ने भी पलटवार करते हुए केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू नहीं करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है। भाजपा दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष एवं रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में ई पास लागू किया गया है, परंतु दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा ई पास व्यवस्था लागू करने के बाद इसे समाप्त करना भ्रष्टाचार का एक ज्वलंत उदाहरण है। गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत ई पास व्यवस्था अर्थात वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में लागू की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आईएमए ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, कहा गलत फहमी फैलाने वाले को मिले सख्त सजा। जी हां दोस्तों, भारतीय चिकित्सा संघ ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लिखित तौर पर हस्तक्षेप की मांग की है। आईएमए ने प्रधानमंत्री को 3 पन्नों का पत्र लिखकर आग्रह किया कि उनकी याचिकाओं का समाधान करने के साथ ही मेडिकल पेशेवरों के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करें ताकि वे बिना किसी डर के काम कर सके। आईएमए ने अपने पत्र में असम की घटना का जिक्र किया है जिसमें डॉक्टरों के खिलाफ शोषण का मामला है। इसमें अपील की गई है कि महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए चलाई जा रही वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर जो गलतफहमियां फैला रहे हैं उनके खिलाफ महामारी अधिनियम 1897 के तहत सरकार सख्त कार्रवाई करे। संघ ने 18 जून को नेशनल प्रोटेस्ट डे के तौर पर आयोजित करने का फैसला लिया है। आईएमए ने महामारी के मद्देनजर ऑक्सीजन व कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। साथ ही संघ ने कहा कि सरकार के साथ महामारी से बचाव व इलाज में पहले दिन से साथ खड़े डॉक्टरों व चिकित्सा के खिलाफ कुछ लोगों द्वारा आपत्तिजनक बयान दिया जा रहा है। इससे मॉडर्न चिकित्सा के वैज्ञानिक प्रोटोकॉल आधारित सबूतों व वैक्सीनेशन को लेकर गलत फहमियां और दुष्प्रचार फैलाए जा रहे हैं जिसका लोगों पर गलत असर होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नौकरशाह से नेता बने एके शर्मा को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी आमने सामने। जी हां दोस्तों, नौकरशाह से हाल ही में नेता बने पूर्व आईएएस अधिकारी एके शर्मा को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच में म्यान से बाहर आई तलवारें म्यान में वापस लौटने को तैयार नहीं है। भाजपा सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बात पर अड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान एके शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी इसके लिए तैयार नहीं। पार्टी सूत्रों के अनुसार संघ और भाजपा द्वारा प्रदेश में कराए गए गोपनीय सर्वेक्षण के परिणामों में संकेत मिले हैं कि योगी को लेकर प्रदेश में खाई नाराजगी है, जिसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि मोदी चुनाव जीतने के लिए योगी के ऊपर अपने विश्वास पात्र शर्मा को बैठाना कहते हैं। दूसरी ओर भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी ने साफ कर दिया है कि वे उप मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद हाल ही में राजनीति में आए किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकते, जबकि गुजरात कैडर के अधिकारी जो मोदी के काफी निकट माने जाते हैं तथा प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जिनको प्रधानमंत्री कार्यालय में लाए वह शर्मा को आगे रखकर योगी को हाशिए पर लाने में जुटे हैं। बावजूद इसके भाजपा और संघ योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, परंतु भाजपा जानकारों का कहना है कि यदि योगी ने मोदी के सामने समर्पण नहीं किया तो योगी के लिए उत्तर प्रदेश में भाजपा को जीत दिलाना संभव नहीं हो सकेगा। इस बीच राज्य के प्रभारी राधा मोहन सिंह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बीच हुई मुलाकात ने मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को पंख लगा दिए हैं। माना जा रहा है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी जबरन शर्मा को महत्वपूर्ण पद पर बैठाने में कामयाब हो जाएंगे। योगी और मोदी के बीच छिड़ी यह जंग भले ही शांत हो जाए, लेकिन संघ और मोदी उत्तर प्रदेश में योगी का विकल्प खोजने में जुटे हैं। इसीलिए
मोदी ने अपने विश्वास पात्र AK शर्मा को उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष का हमला, अखिलेश यादव बोले किसानों के साथ लगातार चल कर रही सरकार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में प्रदेश में सबसे ज्यादा हालत किसानों की ही खराब हुई है। आर्थिक रूप से उस पर बहुत चोट हुई है। एक साल पहले काले कृषि कानूनों से जो बुनियाद रखी गई, उससे पूरी कृषि अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई। इसके विरोध में किसानों का बड़ा आंदोलन जारी है। किसानों के साथ सरकार चल कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2 गुनी आय का सपना दिखाने वाली सरकार ने किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य ही नहीं दिया। गेहूं की MSP 1975 रुपए प्रति क्विंटल देने के बजाय किसानों को औने पौने दामों पर बिचौलियों के हाथ गेहूं बेचना पड़ा। इससे पूर्व धान की फसल मामले में भी किसानों के साथ लूट हुई। गन्ना किसान तो प्रदेश में बुरी तरह मार खाया हुआ है। पेराई सीजन में भी उसके गन्ने की खरीद नहीं हुई। चीनी मिलों पर किसानों का 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आज भी बकाया है। बकाये पर ब्याज का प्रावधान भी है, पर जब मूलधन ही नहीं मिल रहा है तो ब्याज कौन देगा। किसान समृद्धि योजना भी चालू है, लेकिन यह किसानों को धोखा देने की नई भाजपाई साजिश है। खाद की बोरियों की तौल में कमी करके और उसके दाम बढ़ाकर किसान के साथ खेल किया जा रहा है। डीजल के दाम बढ़ाने से किसान तो प्रभावित होता ही है, परिवहन महंगा होने से खाद्य वस्तुएं भी महंगी होने लगती है। एक तीर से अन्नदाता और अन्य उपभोक्ता दोनों को शिकार बनाने का यह भाजपाई षड्यंत्र है। भाजपा के विकास मॉडल की पोल खुल गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव का विवादित बयान मचा रहा बवाल, बिहार IMA कराएगा 50 थानों में मुकदमा दर्ज। जी हां दोस्तों, बिहार में आयुर्वेद बनाम एलोपैथ की लड़ाई तेज हो गई है। बाबा रामदेव के बयान के बाद काला फीता बांधकर ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों का गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि IMA ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। रविवार को IMA की बैठक में बाबा रामदेव के खिलाफ बिहार के 50 थानों में मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की गई है। इसके लिए IMA बिहार की सभी शाखाओं के सदस्यों को तैयार किया गया है। बाबा रामदेव का दिया हुआ विवादित बयान हर तरफ बवाल मचा रहा है। उनके बयान का देश भर के डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तो पहले भी अपनी कड़ी आपत्ति जता चुकी है। वहीं इस कड़ी में बिहार के डॉक्टर भी खुलकर सामने आ गए हैं। राज्य के सभी डॉक्टरों ने कोरोना काल में एलोपैथ की पद्धति पर बाबा रामदेव की तरफ से दिए गए विवादित बयान का जमकर विरोध किया है। डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा कि बाबा रामदेव ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को बदनाम किया है, कोरोना के शहीदों का बड़ा अपमान किया है। बगैर अपनी जान की परवाह किए काफी सारे डॉक्टरों ने कोरोना मरीजों का इलाज किया। इस दरमियान काफी सारे डॉक्टरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। IMA के पूर्व प्रेसिडेंट विमल ने रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया, कहा गाँव में मर रहे हैं लोग, महामारी से निपटने की लचर व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर अपना हमला जारी रखते हुए आज सीधा आरोप लगाया कि सितंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक मोदी सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए संसाधन जुटाने की जगह उनमें भारी कमी कर दी। प्रियंका ने आंकड़े देते हुए कहा कि देश भर में ऑक्सीजन बेड की संख्या 36% कम हुई, ICU बेड की संख्या 46% और वेंटिलेटर बेड की संख्या 28% कम हो गई। प्रियंका ने हैरानी जताते हुए कहा कि यह कमी उस समय की गई जब देश का प्रत्येक विशेषज्ञ, संसद की स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति और सरकार के एक अपने स्रोतों ने सरकार को चेताया था कि दूसरी लहर में अतिरिक्त बेड्स की जरूरत होगी। उन्होंने सवाल किया कि ऐसा क्यों किया गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी भी कोरोना और वैक्सीन को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। उनकी दलील है कि वैक्सीन की खरीद केंद्र करे और वितरण राज्य सरकारें, लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं कर रही है। यह सवाल उस समय उठ रहा है जब कोरोना महामारी शहरों से निकलकर गाँव की ओर पलायन कर चुकी है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक कोरोना से हुई मौतों में 52% मौतें गाँव में हुई है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्य के अधिकांश जिलों में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि इन स्वास्थ्य केंद्र भवनों की हालत बूचड़ खानों में तब्दील हो चुकी है। न वहां डॉक्टर हैं, न मेडिकल स्टाफ, न दवाएं और न ही कोई सुविधा। टेस्टिंग का भी इन केंद्रों पर कोई प्रबंध नहीं है। सरकार की लापरवाही का नमूना भाजपा के संस्थापकों में से एक रज्जू भैया के बुलंदशहर जिले में पैतृक गाँव से लगाया जा सकता है, जहाँ उनके कुटुंब के ही एक सदस्य का स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कोरोना से मौत हो गई। मेरठ से लेकर मुख्यमंत्री के गृहनगर गोरखपुर तक हर गाँव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कमोवेश यही हाल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में युवाओं का प्रदर्शन, जिद छोड़ कृषि सुधार कानून रद्द करे मोदी सरकार, आंदोलन खत्म होने तक देंगे साथ। जी हां दोस्तों, कृषि सुधार कानून के विरोध में जालंधर में यूथ मोर्चा की अगुवाई में युवाओं ने रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार जिद छोड़े और तुरंत इन काले कानूनों को रद्द करे। युवाओं ने कहा कि वो कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के साथ डटकर खड़े हैं। जब तक आंदोलन चलेगा, युवाओं की तरफ से उन्हें पूरा समर्थन दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कृषि सुधार कानून की कॉपियां फूंक केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। यूथ मोर्चा जालंधर के प्रधान गगनदीप सिंह डट्ट ने कहा कि किसान कड़ाके की ठंड के बाद भीषण गर्मी में आंदोलन में
में डटे हुए हैं। यह कानून किसानों के हित में नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार को इन्हें रद्द करना चाहिए ताकि किसान अपने घर लौट सके। इस आंदोलन में कई किसान अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं और अब यह क्रांति का रूप ले चुका है। केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि जब इतनी बड़ी संख्या में किसान विरोध कर रहे हैं तो उन पर ऐसा कानून नहीं थोपना चाहिए। इस मौके जसकीरत तूर, विक्रम धीमान, प्रभजोत खालसा, सर्बजीत बैंस व मनवीर सिंह आदि मौजूद थे। आंदोलन के समर्थन में शुरू से डटे युवा। यूथ मोर्चा जलंधर से जुड़े युवा दिल्ली के सिंघू व टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में शुरू से डटे हुए हैं। आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च से लेकर वह हस्ताक्षर अभियान भी चला चुके हैं। इसके अलावा हर रोज शाम के वक्त शहर के पौष इलाकों में खड़े होकर लोगों को आंदोलन के समर्थन में लामबंद करते रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में खेला होबे की सफलता के बाद अब यूपी में खदेड़ा होबे, बोले सपा नेता। सीएम योगी वापस मठ जाने की तैयारी करें। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी उठापटक देखने को मिला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की बैठकों का दौर चला, जिसके बाद सरकार और संगठन में बदलाव की संभावनाओं की खूब चर्चा हुई। नेतृत्व परिवर्तन तक की बात होने लगी थी, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच अनबन की खबरें भी सामने आई। इन्हीं घटनाक्रमों पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने अपनी टिप्पणी की है। आईपी सिंह ने कहा है कि अब योगी आदित्यनाथ के मठ जाने का समय आ गया है। आईपी सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट से कई ट्वीट्स किए, जिनमें उन्होंने सीएम योगी को निशाने पर लिया है। अपने एक ट्वीट ने सपा नेता ने लिखा, बंगाल में खेला होबे की अपार सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश में जोरदार खदेड़ा होबे। आईपी सिंह ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें 2 तस्वीरों का हवाला देकर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष बेइज्जती हुई है। एक तस्वीर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा प्रधानमंत्री मोदी के ठीक सामने बैठे नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में योगी आदित्यनाथ एक बड़ी सी टेबल के अंतिम छोर पर बैठे हैं, जिसके एक छोर पर पीएम मोदी बैठे हैं। इन दोनों तस्वीरों को शेयर करते हुए सपा नेता ने ट्वीट किया, 126 विधानसभा वाले राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ कुर्सी लगाकर बैठा है और 403 विधानसभा वाले उत्तर प्रदेश का मुखिया 2 किलोमीटर दूर बैठाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री की आज तक इतनी बेइज्जती नहीं हुई होगी। ये मठ जाकर घंटी बजाने की तैयारी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को हराने के लिए सपा और कांग्रेस ने फिर मिलाए हाथ, बीकेयू के साथ बनाया तीसरा मोर्चा। जी हां दोस्तों, सहारनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद भाजपा के खाते में ना जाए, इसके लिए सियासी पार्टियों ने गठजोड़ बनाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने सहारनपुर जिला पंचायत चुनाव में 14 सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए अभी उसको 11 और सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। बसपा के 16 सदस्य हैं। सपा, कांग्रेस और भाजपा का गठजोड़। ऐसे में सपा, कांग्रेस और भारतीय किसान यूनियन ने तीसरा मोर्चा बनाकर भाजपा व बसपा को रोकने का प्लान बनाया है। सपा, कांग्रेस, भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर दावा ठोकते हुए कहा है कि उनके पास पर्याप्त संख्या है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने कहा कि हमने बीजेपी जैसी सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए तीसरा मोर्चा बनाया है। सपा जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन का कहना है कि कई सदस्य हमारे संपर्क में हैं, हम जीत का आंकड़ा हासिल कर लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार का कहना है कि जनहित और आपसी सौहार्द के लिए तीसरा मोर्चा बनाया गया है। बीजेपी के हैं 14, बसपा के हैं 16 सदस्य। इस बार चुनाव में बीजेपी के 14 सदस्य जीते हैं। पिछले बार के चुनावों की तुलना में यह पार्टी की बड़ी सफलता है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार बहुजन समाज पार्टी के 5 सदस्य कम जीते हैं। बसपा के 16 जिला पंचायत सदस्य हैं। अपना अध्यक्ष बनवाने के लिए बसपा को 9 सदस्यों की जरूरत है। यह है विपक्षी दलों के सदस्यों की स्थिति। कांग्रेस के पास 8 सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी के 5 सदस्य चुने गए हैं। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी की 2 महिला सदस्य चुनी गई हैं। जिला पंचायत के लिए चुने गए 49 सदस्यों में 19 महिलाएं, 15 मुस्लिम और 13 दलित हैं। 3 निर्दलीय चुने गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी से बेहतर नेता है नीतीश। जेडीयू के पूर्व विधायक बोले, मोदी से देश नहीं संभल रहा, नीतीश को पीएम बनाना होगा। जी हां दोस्तों, बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच छिड़े घमासान के बीच जेडीयू के पूर्व विधायक ने बड़ा बयान दिया है। जेडीयू नेता और पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी से देश नहीं संभल रहा है, देश में अराजक स्थिति हो गई है, इसलिए अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि वे प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी करें। मोदी से बेहतर है नीतीश। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र से कई दफे विधायक रह चुके महेश्वर प्रसाद यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में अभी अराजकता की स्थिति है, कोलाहल मचा हुआ है, इसलिए वे नीतीश कुमार से आग्रह कर रहे हैं कि वे देश का नेतृत्व संभालने के लिए आगे बढ़ें। नीतीश प्रधानमंत्री बने। देश की जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व में परिवर्तन करने को तैयार है। 2024 का जो चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करें। पूरे देश के लोग उनका समर्थन करेंगे। महेश्वर यादव ने कहा कि लोग देख रहे हैं कि देश की हालत अभी क्या हो गई है। चारों ओर से विरोध का स्वर उठ रहे हैं। ऐसे में देश की जनता चाहती है कि गांधी और जयप्रकाश की तरह का कोई एक नेता आगे आए। वैसे नेता नीतीश कुमार ही हैं। वे ही देश का सही नेतृत्व कर सकते हैं, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनकर सामने आना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
तरफ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से हो गया नाराज, जाने पूरा मामला। जी हां दोस्तों, न्यायाधिकरणों में नियुक्ति को लेकर दिए गए फैसले को बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के प्रति नाराजगी प्रकट की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब सर्वोच्च अदालत फैसला देती है तो वह देश का कानून बन जाता है, लेकिन सरकार उन्हें निरस्त कर नया कानून ले आती है। अदालत ने न्यायाधिकरणों में नियुक्ति करने के लिए 50 वर्ष की आयु निर्धारित की थी और एक तय कार्यकाल के बारे में फैसला दिया था, लेकिन सरकार ने इसे बदल दिया और नए कानून में फैसले से अलग व्यवस्था कर दी। अदालत ने कहा कि क्या सरकार कानून लाकर और उनके जरिए फैसलों को खारिज नहीं कर रही है? क्या सरकार की यह कार्यवाही सही है? हालांकि सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संसद को लोगों की इच्छा का सम्मान करना पड़ता है। अदालत कितने भी निर्णय पारित कर सकती है, लेकिन संसद हमेशा कह सकती है कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि यह लोगों के हित में नहीं है। संसद को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के ऊपर व्यवस्था करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने नवंबर 2020 में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का आदेश दिया था। इसमें सदस्यों की नियुक्ति 5 साल के लिए करने तथा उसके बाद उन्हें फिर से नियुक्त करने के प्रावधान करने के लिए कहा गया था, लेकिन सरकार ने कानून बनाकर उसे 4 साल कर दिया। इस मामले में दायर याचिका पर अदालत सुनवाई कर रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।